दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन मतलब ईवी पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत वह दोपहिया, तिपहिया और एन 1 ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से केवल इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले वाहनों में बदलने को अनिवार्य कर रही है। राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया और क्या यह नीति अन्य राज्यों के लिए भी इस दिशा में कदम बढ़ाने और भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाने का रास्ता साफ कर सकती है? यदि निकट भविष्य में नहीं, तो थोड़े दिनों के बाद भविष्य में, जब तेल आयात बिल काफी कम हो। नमस्कार। द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं भरत। इस सप्ताह के शुरू में दिल्ली सरकार एक ईवी नीति लेकर आई, जिसके तहत अगले वर्ष 1 अप्रैल 2027 के बाद सिर्फ उन्हीं तिपहिया वाहनों और एन 1 ट्रकों को पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक पावर पर चलते हैं। इसी तरह दो पहिया वाहनों के लिए इसकी शुरुआत का अगला वर्ष 1 अप्रैल 2028 होगा। फॉसिल फ्यूल पर चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन आईसी वाले जो वाहन पहले से ही पंजीकृत हैं और सड़कों पर हैं, उन्हें अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार की परिवहन सचिव सुश्री निहारिका रे के अनुसार वायु प्रदूषण का 33% हिस्सा कमर्शियल मालवाहक वाहनों के कारण होता है और 46% हिस्सा दोपहिया और तिपहिया वाहनों के कारण होता है। ऑटो निर्माता जिन्होंने आईसी यानी आंतरिक दहन इंजन पर दांव लगाया है, वे सहज नहीं हैं। उद्योग निकाय सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM शायक के अनुसार आईसी दोपहिया वाहन PM2.5 उत्सर्जन में केवल 7% का योगदान करते हैं, जो निर्माण क्षेत्र कंस्ट्रक्शन से काफी पीछे है, जो कि 30% पर है। या उद्योग निकाय का ऐसा दावा है, उद्योग क्षेत्र 15% पर है और कमर्शियल वाहन अन्य 15% पर हैं, जैसा कि इस सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस लाइन में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया था। ऑफ द रिकॉर्ड ऑटो निर्माताओं ने पिछले कुछ वर्षों में मुझे बताया है कि तुरंत पूरी तरह से ईवी इकोसिस्टम में शिफ्ट होना उनके हित में नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक नई तकनीक और एक अलग असेंबली लाइन आदि में एक बड़ा निवेश है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ताओं की मांग अभी भी अस्थिर है, क्योंकि जो चिंताएं 5 साल पहले उपभोक्ताओं के लिए थीं, आज भी वह चिंता बनी हुई है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको कार से दिल्ली से अहमदाबाद जाना हो, तो रेंज की चिंता आज भी बनी हुई है। दूसरा ये कि अगर मुझे अपने 4 पहिया वाहन में पेट्रोल या डीजल भरने में केवल 3 मिनट लगते हैं, तो मुझे अपने इलेक्ट्रिक वाहन को रिचार्ज करने में कितना वक्त लगेगा, या इसी तरह के और कई प्रश्न। तो जो चिंताएं 5 साल पहले थीं, वे आज भी बनी हुई हैं। हालांकि अब अधिक जागरूकता है, अधिक शिक्षा है, बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नौकरियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि एक ईवी बनाने के लिए आईसी या आईसी आधारित वाहन की तुलना में बहुत कम श्रमिकों की जरूरत होती है। इसलिए जैसा कि रोबोटिक्स के साथ है, ओवांटो विनिर्माण में नौकरियों की वृद्धि राजस्व वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पाई है, जिसका अर्थ है कि 30 साल पहले की तुलना में अब उसी काम को करने के लिए कम हाथों की आवश्यकता होती है। अब क्या होगा यदि अन्य राज्य दिल्ली की ईवी नीति से प्रेरणा लेते हैं? एक भारी भरकम कच्चे तेल के आयात बिल के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ होगा? भारत ने मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कच्चे तेल के आयात में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। काल्पनिक रूप से अगले 5 या 10 वर्षों में बचाई गई उस राशि का एक हिस्सा ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करने और ऑटो ईवी के लिए आवश्यक सेमीकंडक्टर सहित इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वाहनों के विद्युतीकरण के खिलाफ एक तर्क यह दिया जाता है कि यदि आपकी गाड़ी को सड़क पर चलाने वाली बिजली वास्तव में कोयला आधारित बिजली संयंत्र से आती है या थर्मल पावर है, तो आप प्रदूषण को श्रृंखला के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित कर रहे हैं। फिर भी दो तर्क ऐसे हैं जो ईवी के पक्ष में जाते हैं। एक, भारत को अभी जितनी बिजली की आवश्यकता है, उसका 50% से अधिक हिस्सा पवन या सौर जैसी स्वच्छ ऊर्जा से आता है और वह योगदान प्रतिशत केवल बढ़ता ही जाएगा। दो, भले ही वाहनों में जाने वाली कुछ बिजली कोयले से संचालित हो, वह कम से कम हमारी अपनी है। कच्चे तेल को उचित कीमतों पर प्राप्त करने के लिए
हम भू राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर नहीं हैं। फिर से, हर तर्क का एक दूसरा पहलू भी होता है। यहाँ जवाबी तर्क ये है कि ईवी के साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स का चीन से आयात करना पड़ता है, इसलिए ये अभी भी उस अर्थ में आत्मनिर्भर नहीं है। और इसलिए यहीं पर कच्चे तेल के आयात के लिए हमारे पास मौजूद 11 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के एक हिस्से का उपयोग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सहित ईवी घटकों की क्षमता स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। अब यह सब परिकल्पना के लिए अच्छा है, लेकिन इस सब को संदर्भ में रखने के लिए हम हर साल बेचे जाने वाले वाहनों की संख्या के मामले में एक देश के रूप में कहाँ हैं जो बिजली से चलती है। मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बेचे गए नए दो पहिया वाहनों में से एक तिहाई से अधिक ईवी थे। तिपहिया वाहन लगभग 6.5% थे। चार पहिया वाहन और बसें लगभग 4.5% थीं और कमर्शियल वाहन 0.2% से भी कम थी। इसलिए हमारे काल्पनिक प्रश्न को देखते हुए हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसीलिए हमने 5 या 10 साल की समय सीमा पर चर्चा की। वास्तव में राज्यों के लिए ईवी इकोसिस्टम के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीति इसे हकीकत बनाने में मदद करे। इस एपिसोड से विदा लेने से पहले यहाँ एक और काल्पनिक प्रश्न है। यदि हमें आज सड़क पर मौजूद सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना हो, तो हमें किस तरह की बिजली उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न का कोई आधिकारिक या विश्वसनीय उत्तर नहीं है, क्योंकि विभिन्न वाहनों के आकार और बिजली की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं। लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार आज के आधार और सड़क पर वाहनों की संख्या को देखते हुए 40% अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। ये हमें उस जानकारी के एक हिस्से पर लाता है जो हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको लगता है कि हम इथेनॉल से चलने वाले वाहनों के साथ बेहतर स्थिति में होंगे, तो यहाँ विचार करने के लिए कुछ तथ्य हैं। IWFA संस्थान के लिए किए गए 2022 के एक अध्ययन में डॉक्टर क्रिस रिंगहैम ने अनुमान लगाया था कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले 1 हेक्टेयर से रिचार्ज होने वाले ईवी की वार्षिक यात्रा दूरी की बराबरी करने के लिए मक्के से प्राप्त इथेनॉल के 187 हेक्टेयर के बराबर की आवश्यकता होगी। भले ही इसमें बिजली ट्रांसमिशन के नुकसान, बैटरी चार्जिंग और ग्रिड स्टोरेज को शामिल किया गया हो। और यहाँ हमारे विषय से संबंधित इस सप्ताह का क्विज प्रश्न है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या था? अगले सप्ताह इसके उत्तर पर नजर रखिएगा। और यहाँ पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर है। जल प्रबंधन के संदर्भ में शादुफ क्या है? कुएं, नदी या झील से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पुराने झात उपकरणों में से एक शातूफ है। यह सरल तंत्र, जिसका उपयोग फारौनिक के समय और शास्त्रीय काल से किया जा रहा है, इसमें एक लकड़ी के खंभे के लंबे सिरे पर रस्सी से बंधी एक बाल्टी होती है। यह खंभा एक धुरी पर टिका होता है, जिसके छोटे सिरे पर एक काउंटरवेट होता है। जब एक ऑपरेटर खंभे के लंबे सिरे को नीचे खींचता है, तो वह बाल्टी को स्रोत में डुबो देता है और काउंटरवेट भरी हुई बाल्टी को वापस ऊपर सतह पर खींच लाता है। हमारी ईसवी सन की 6ठी शताब्दी में स्पेन में शादूफ की शुरुआत की गई थी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।